मैं संघर्षी एजुकेशन चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ये याद रखें, जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं। जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। अरे सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम दिखा दें हम में है दम और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 9 अध्याय 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति होती क्या है? संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या माने संख्या का अर्थ तो आप जानते ही हैं, पद्धति क्या होती है। आइए इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। पद्धति का अर्थ होता है प्रणाली, तरीका, परिपाटी, रीति। तो पद्धति के ये अर्थ होते हैं प्रणाली, तरीका, परिपाटी, रीति। यानी संख्याओं को लिखने की जो परिपाटी है, उनके नामकरण की जो परिपाटी होती है, उसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याओं को लिखने के लिए हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं। तो ये क्या है? इसको लिखने की ये परिपाटी है कि प्राकृतिक संख्याओं का जब आप निरूपण करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, 1 से लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये एक तरीका है। तो ये संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। आगे आप देखें जड़ का अर्थ है कि पूर्णांक। तो पूर्णांकों को लिखने के लिए 0 से आप शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांकों को लिखते हैं, बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांकों को लिखते हैं। तो इस पूर्णांकों को निरूपित करने के लिए हम जेड सिंबल का प्रयोग करते हैं और इसको लिखने के लिए बीच में आप 0 लिखते हैं। 0 के दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याओं को लिखते हैं और बाईं तरफ जो है ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं। तो ये क्या है? इसको लिखने का एक तरीका है, परिपाटी है, नियम है। तो ये सब जो है संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं। आगे आप पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ये सब जो है आपके संख्या पद्धति के अंतर्गत इस अध्याय में हम पढ़ाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप संख्या पद्धति समझ चुके होंगे। संख्याओं को लिखने या उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। तो आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस अध्याय के अभ्यास कार्य को करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करेंगे। नंबर 1 है आपका प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। इन्हें नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं इंग्लिश में।
नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? तो आप जानते हैं कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी काउंट आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। यानी जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और इनको लिखने के लिए कैपिटल एन सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। एक से शुरू होती हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे आप पढ़ते जाइए इनफाइनाइट तक। इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, जिसे कैपिटल एन से लिखा जाता है, एक से शुरू होकर के अनंत तक होती हैं। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में डिफाइन करें, द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी काउंट थिंग्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसका पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं होल नंबर्स। इनको लिखने के लिए कैपिटल डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, डब्ल्यू सिंबल का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य जोड़ दिया जाए, शून्य को भी इनके साथ रख लिया जाए, तो ये संख्याओं का जो समुच्चय बनता है, जो समूह बनता है, इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? होल नंबर्स इन्हें कहा जाता है इंग्लिश में। इन्हें लिखने के लिए डब्ल्यू सिंबल का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो इन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। तो ये दो बिंदु थे। when we add zero, when we take zero with the natural numbers, then it becomes a set of whole numbers। या दूसरे शब्दों में आप हिंदी में कह सकते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं या होल नंबर्स कहते हैं। आइए अगले बिंदु की तरफ पढ़ते हैं। अगला बिंदु है पूर्णांक। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय का है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को लिखने के लिए हम जेड सिंबल का प्रयोग करते हैं। इंटीजर्स को लिखने के लिए हम किस सिंबल का प्रयोग करते हैं? जेड का प्रयोग करते हैं। और इंटीजर्स में जो संख्याएं आती हैं, 0, 1, 0 के दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, आगे बढ़ते जाइए, चाहे जितना आप बढ़ते जाइए सब ये इनफाइनाइट तक। अब 0 के बाईं तरफ जो लिखा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांकों को लिखा जाता है। -1, -1, -2, -3, -4, आगे चाहे जितना बढ़ते जाए। तो ये हो गए आपके
पूर्णांक इंटीजर्स, जिन्हें लिखने के लिए हम जेड सिंबल का प्रयोग करते हैं, जेड संकेत का प्रयोग करते हैं, और ये जो संख्याएं होती हैं ये शून्य से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे जाए, जितना बढ़ते जाइए इनफाइनाइट तक, उसी प्रकार से शून्य के बाईं तरफ माइनस के रूप में -1 -2 -3 -4 -5 आदि बढ़ते जाइए इनफाइनाइट। तो ये इसे जेड से लिखा जाता है। जेड में जब शून्य के साथ धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को शामिल कर लिया जाता है तो हम उसे पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जेड, जेड शब्द क्या है? ये जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द जेड क्या है? जर्मन भाषा का शब्द है। इसकी उत्पत्ति हुई है ZAHLEN, जेहलीन शब्द से उत्पत्ति हुई है। जेड की उत्पत्ति क्या हुई है? जेहलीन शब्द से, यानी जेहलीन शब्द से इसको लिया गया है। जेहलीन का अर्थ है गिनना। जेहलीन का अर्थ है गिनना। जेहलीन का अर्थ है गिनना। और जेहल, ZAHL, जेहल, जेहल का अर्थ है संख्या। जेहल का अर्थ है संख्या और जेहलीन का अर्थ है गिनना। तो जेड जो जर्मन भाषा के शब्द जेहलीन से लिया गया है। जेहलीन का अर्थ होता है गिनना और जेहल का अर्थ होता है संख्या। यहीं से ये जेड जो हम पूर्णांकों के लिए जेड का प्रयोग करते हैं वो जो है इसी जेहलीन शब्द से लिया गया है। तो when we take minus numbers and plus numbers with zero, then it becomes a set of integers। यानी जब हम जीरो के साथ धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तब वो बन जाता है पूर्णांकों का समूह। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। आगे है चौथा बिंदु है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। और इसको लिखने के लिए जो सिंबल का प्रयोग किया जाता है क्यू का प्रयोग किया जाता है। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। इसको लिखने के लिए क्यू का प्रयोग किया जाता है। और रेशनल की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। रेशियो RATIO, रेशियो, रेशियो से बना है रेशनल। रेशियो से रेशनल बना है। और रेशियो का अर्थ होता है अनुपात। रेशियो का अर्थ क्या होता है? अनुपात। और रेशनल का अर्थ होता है परिमेय।
और ये जो Q, परिमेय संख्याओं को हम Q से लिखते हैं, तो Q अंग्रेजी भाषा के कोशेंट से बना है। QUOTIENT, ये कोशेंट से Q लिया गया है। रेशियो का अर्थ अनुपात होता है, रेशनल मीन्स परिमेय होता है, नंबर्स मीन्स संख्या नहीं होती। तो परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं, आइए देखते हैं परिमेय संख्या की डिफिनीशन ऑफ द रेशनल नंबर्स। चलिए आइए पहले हिंदी में इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं परंतु Q 0 के बराबर न हो। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में हम लिख सकें, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो गई, ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं परंतु Q 0 के बराबर नहीं है। अगर इसे इंग्लिश में आप डिफाइन करना चाहें तो दोज numbers are called as rational numbers which can be represented as P upon Q, where P and Q both are integers but Q not equal to 0। both are integers but Q not equal to 0। यानी परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं परंतु Q बराबर नॉट 0। Those numbers are called as rational numbers which can be represented as P upon Q, where P and Q both are integers but Q not equal to 0। आइए उदाहरण लेते हैं इसका। 2/5 ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि P बराबर 2 है, Q बराबर 5 है, 2 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है और ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से -2/5 भी एक परिमेय संख्या है, -2/6 भी एक परिमेय संख्या है। इनकी बड़ी लंबी लिस्ट है। अभी तो हम परिचय में चल रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। अब हम चलेंगे अभ्यास कार्य की तरफ। ये हो गए आपकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें हमें अभ्यास कार्य करने से पहले आवश्यक था, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। आइए अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। प्रश्नावली एक दशमलव एक प्रश्नावली 1.1 ये पूछ रहे हैं कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। पहला प्रश्न है, क्या
शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नॉट 0। तो पहला प्रश्न क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर हम देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं P/Q के रूप में, क्योंकि शून्य बराबर होता है 0/1। जहां पर P बराबर 0 है और Q बराबर 1 है, या इसको लिख सकते हैं आप 0/10, 0/25, कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। तो शून्य को हम 0 कोई भी संख्या लिख सकते हैं, बशर्ते शून्य को छोड़ करके। तो यहां पर आप देखेंगे कि P का मान 0 हो गया, Q का मान 1 हो गया, और दूसरे में देखेंगे P का मान 0 है, Q का मान 10 है, तीसरे में आप देखेंगे P का मान 0 है, Q का मान 25 है। तो हमारी परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या कहती है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो Q बराबर कहां 0 हो रहा है? Q बराबर 1 है, Q बराबर 10 है, Q बराबर 25 है। तो Q बराबर 0 नहीं हो रहा है, इसको P/Q के रूप में हमने लिख दिया है। और उसमें उस कंडीशन में ये नहीं लिखा गया था कि P बराबर नॉट 0, ये नहीं था। तो P को हम 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो P को 0 के बराबर हमने लिख दिया, लेकिन Q को 0 के बराबर नहीं लिखा। इस प्रकार से शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। आगे इन्होंने क्या पूछा है? हाँ, बस प्रश्न इतना ही था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो जवाब होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जी जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि 0/1 एक परिमेय संख्या होगी जो शून्य को निरूपित करती है। P बराबर 0 हो गया, Q बराबर 1 हो गया। 0/10 आप लिखेंगे तो P बराबर 0 हो गया, Q बराबर 10 हो गया। परिमेय संख्या की परिभाषा यह कहती है कि Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा को शून्य संतुष्ट करता है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। 3 को लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 3 बराबर 21/7, क्योंकि 7 का जब आप पहाड़ा 21 में पढ़ेंगे तो 7 × 21 3 के बराबर ही है।
और 4 को आप लिख सकते हैं 28/7, क्योंकि जब 28 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो इनके बीच अब हम 3 और 4 के स्थान पे हम प्रयोग करेंगे 21/7 और 28/7। तो इनके बीच जो परिमेय संख्याएं होंगी, आइए देखते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और आगे 28/7 जो 4 को निरूपित करता है। तो कितनी संख्याएं आपको लिखनी थी? 6 परिमेय संख्याएं। तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 भी इसी में आएगा। 27/7, 28/7। अब आप ध्यान दीजिए कि 21/7 जो 3 के बराबर है, 28/7 जो 4 के बराबर है, इनके बीच हमने 6 परिमेय संख्याएं लिखी। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो आप इसको मिटा दीजिए, क्योंकि ये 3 है और ये 4 है, तो 3 और 4 के बीच लिखना है, इसलिए हम इन दोनों संख्याओं को छोड़ देंगे। तो बचा क्या? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई आपकी 3 और 4 के बीच। तो ये था आपका दूसरा प्रश्न। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीन बटा 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 3/5 और 4/5 के बीच 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्याएं लिखनी है? 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 5 परिमेय संख्याएं। 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आइए देखते हैं। 3/5 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, 30/50 लिख सकते हैं। और 4/5 को आप क्या लिख सकते हैं? ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, 40/50 लिख सकते हैं। तो 3/5 का मतलब 30/50, 4/5 का मतलब 40/50। तो इनके बीच की जो संख्याएं हो जाएंगी, कितनी संख्याएं लिखनी है? 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो आप 31 से शुरू करिए। 31/50, 32/50, 35/50, 34/50, 35/50। तो ये 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हो गई। हाँ, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि इन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि हमें 5 ही लिखना था, तो ये 5 संख्याएं हो गई। तो ये प्रश्न आपका तीसरा हल हो चुका है। आइए हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य,
कारण के साथ अपना उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमें बताना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। तो आइए हम देख लेते हैं ये कथन सत्य है या असत्य। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? n से लिखा जाता है और 1 से शुरू होती है, 2 3 4 5, आगे आप चाहे जितना बढ़ते जाइए। और पूर्ण संख्या को W से लिखा जाता है, ये शून्य को लेकर के आगे फिर वही प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, यहां पर हमने प्राकृत संख्याएं जो n से लिखी जाती है उसको लिख दिया, यहाँ पे पूर्ण संख्याएं जो W से लिखी जाती है उसको हमने लिख दिया। अब ये पूछ क्या रहे हैं? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है प्रत्येक प्राकृत संख्या। तो आप देखेंगे प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुई है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर के 1 से आगे बढ़ते जाते हैं। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं में समाहित हैं, इसलिए यह कथन हो जाएगा सत्य। कारण क्या है? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 को लेकर के प्राकृतिक संख्याओं का एक समूह होता है, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में समाहित हैं। तो यह कथन आपका सत्य है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। चौथे का अगला खंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या अभी आपने देखा W से लिखा जाता है, 0 1 2 3 4। और पूर्णांक को आपने किससे लिखा था? Z से। ये था 0 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, आगे 1 2 3 4, आगे बढ़ते जाइए। यहां पर भी ऋणात्मक आगे पीछे जितना बढ़ते जाए। तो ये इन्होंने क्या, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन हो जाएगा आपका असत्य। क्यों असत्य हो जाएगा? ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि पूर्णांक में आप यहां देखें तो ऋण 3 है, ऋण 3 पूर्णांक है, लेकिन क्या यह आपके पूर्ण संख्याओं में है? ऋण चिन्ह के साथ यहां कोई संख्या नहीं है, माइनस चिन्ह के साथ कोई संख्या नहीं है, इसलिए ये ऋण 3 क्या है? पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन सत्य नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि बहुत सारे पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, यह कथन असत्य है। तो ये हमारा चौथे प्रश्न का दूसरा खंड क्या है? असत्य पर आप टिक करेंगे, जो हमने कारण आपको बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न का आखिरी खंड है, आइए देखते हैं उसको। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा खंड है आखिरी प्रश्न का, चौथे प्रश्न का। प्रत्येक परिमेय संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। आइए देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या को अभी आपने देखा था, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, W को 0, 1, 2, 3 आगे बढ़ते जाएंगे। और परिमेय संख्याओं को हमने कहा था कि ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। तो ये 3 -3 बटा 5 -6 बटा 8 -3 बटा -6, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन आप देखते हैं कि ये पूर्ण संख्याओं में ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याएं ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो, यह कथन क्या हो गया आपका? असत्य हो जाएगा। यह कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जिसको बटे के रूप में लिखा गया है। और परिमेय संख्याओं में हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ रेशियो को लिख सकते हैं, 1/2, 3/5, 6/8 और 3/6, और चाहे जितनी संख्याएं आप लिख सकते हैं बटे के रूप में। लेकिन पूर्ण संख्याओं में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यह कथन सत्य है। परंतु जो हमारे प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन सरासर असत्य है। यह असत्य है, गलत है, यानी हम इसको असत्य लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली जो है हमारी समाप्त हो चुकी है, और हम अगली प्रश्नावली के साथ एक नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होंगे। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि संघर्षी एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।